आज हम बीए पाठ प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र भौतिक भूगोल के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम कल हमने डेविस के अपर्दन चक्र के सिद्धांत के बारे में बात की थी। आज हम प्लैंक के अपर्दन चक्र सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि प्लैंक प्रमुख भू आकृतिक वैज्ञानिक थे। उन्होंने डेविस के अपर्दन चक्र सिद्धांत के आलोचना के क्रम में अपर्दन चक्र का वैकल्पिक मॉडल प्रस्तुत किया, जो प्लैंक के अपर्दन चक्र के रूप में जाना जाता है। यह डेविस की तुलना में अधिक वैज्ञानिकता पर आधारित था। इस भू-आकृतिक प्रक्रम के वैज्ञानिक संकल्पना का उपयोग किया गया था। साइकिल ऑफ इरोजन बाय वाल्टर प्लैंक। यह है प्लैंक का अपर्दन चक्र सिद्धांत। प्लैंक ने डेविस की तरह ही आर्द्र प्रदेशों में प्रवाहित जल या नदियों के अपर्दन का प्रमुख कारक मानते हुए अपर्दन चक्र का सिद्धांत दिया। इनके अनुसार किसी भी प्रदेश में उत्थान की प्रक्रिया प्रारंभ होने के साथ अपर्दन के कारक भी सक्रिय हो जाते हैं। अपर्दन का कार्य तब तक घटित होता है जब तक वह आधार तल की प्राप्ति न हो जाए। जैसा कि कल भी मैंने बोला कि कोई भी नदी तब तक अपर्दन का कार्य करती है जब तक कि वह आधार तल की प्राप्ति न कर ले। आधार तल छोटी नदियों का, जैसे कोई बड़ी नदी है जैसे गंगा और उसकी सहायक नदी यमुना, तब तक आधार तल करेगी, प्राप्त करेगी जब तक कि वह गंगा के आधार तल से ज्यादा नहीं कर पाएगी। जो नदी किसी झील में गिरती है तो उसका आधार तल उस झील का आधार तल ही माना जाएगा। ठीक है, तो यही है। ज्यादातर नदियां जो समुद्र में गिरती हैं तो समुद्र के आधार तल से ज्यादा नहीं अपर्दन कर सकती। तो आर्द्र प्रदेशों में मुख्य नदी के साथ जब सहायक नदियां भी आधार तल को प्राप्त कर लेती हैं, तब एक अपर्दन चक्र पूर्ण होता है। अंतिम रूप से लगभग समतल प्राय मैदान या इंड्रम्प का विकास होता है। यहाँ जल विभाजक के अवशेष इंसलबर्ग के रूप में रह जाते हैं। प्लैंक ने उत्थान व अपर्दन सम्मिलित अवधि के अपेक्षाकृत अधिक लंबे समय तक घटित होने वाली क्रिया माना, जबकि केवल अपर्दन के समय को अपेक्षाकृत छोटा माना। प्लैंक ने निम्न सूत्र का प्रतिपादन किया, जिसमें स्थल रूप उत्थान की परावस्था दर और निम्नीकरण का प्रतिफल होता है। इस सूत्र के अनुसार अपर्दन की प्रक्रिया विभिन्न अवस्था में घटित होती है और प्रत्येक अवस्था में उत्थान और अपर्दन का विशिष्ट दर होता है। इसके अनुरूप ऊंचाई एवं उच्चावच विषमता में कमी आती है, अर्थात निम्नीकरण होता है। प्लैंक ने अपर्दन चक्र की 5 अवस्था को बताया। प्रथम 3 अवस्था में उत्थान और अपर्दन दोनों साथ साथ घटित होते हैं। अंतिम 2 अवस्था में अपर्दन की क्रिया घटित होती है। प्रथम अवस्था में प्रदेश की ऊंचाई एवं उच्चावच दोनों में वृद्धि होती है। ऊंचाई में वृद्धि के कारण उत्थान की दर का अपर्दन की दर की तुलना में अधिक होना है, जबकि उच्चावच में वृद्धि के कारण नदियों द्वारा तलीय कटान की अधिकता होती है। दूसरी अवस्था में भी अपर्दन की तुलना में उत्थान दर अधिक होने के कारण ऊंचाई में वृद्धि होती है, लेकिन उच्चावच स्थिर होता है। तीसरी अवस्था में उत्थान और अपर्दन दोनों के दर समान होते हैं, अतः ऊंचाई में वृद्धि रुक जाती है, जबकि घाटी के ऊपरी एवं निचले भाग में अपर्दन की दर समान होने के कारण उच्चावच स्थिर रहते हैं। चौथी अवस्था में उत्थान का प्रभाव समाप्त हो जाने और नदियों द्वारा तलीय कटान के साथ क्षैतिज कटान के प्रभाव से ऊंचाई में कमी आने लगती है, लेकिन घाटी के ऊपरी और निचली भाग में अपर्दन की दर समाप्त होने के कारण उच्चावच स्थिर बने रहते हैं। पांचवी अवस्था में क्षैतिज अपर्दन की अधिकता होती है। निक्षेपण का प्रभाव तथा तलीय कटान भी लगभग समाप्त हो जाने के कारण ऊंचाई एवं उच्चावच दोनों में कमी आने लगती है। अतः अंततः इंड्रम्प जैसी
संप्रदाय मैदान का संप्राय मैदान का निर्माण होता है। संप्राय मैदान उसको कहते हैं तो बिल्कुल आकृति विहीन मैदान, एकदम समतल। इसके साथ ही अपर्दन चक्र एक पूर्ण मान लिया जाता है। इस तरह से आज हमने दो कुल मिला के दो सिद्धांतों का अध्ययन किया। एक तो आपका डेविस का सिद्धांत और दूसरा है प्लैंक का सिद्धांत। में अपर्दन चक्र के की जो अवस्थाएं होती हैं इस धरातल पर, उसके बारे में हमने अध्ययन किया। धन्यवाद।